पैसा है वो अपने अकाउंट में जमा करके रखना क्या है, घर पे डेकोरेशन के लिए चीजें थोड़ी रखते हैं हम, है ना। इट्स मनी, वी हैव टू यूज इट। उसको यूज नहीं करेंगे तो बढ़ेगा कैसे। इंडिया में जो मनी इन्फ्लेशन होता है हर साल में, तो परसेंटेज क्या होती है? इंडेक्स के अकॉर्डिंग बताऊं, जो स्टैटिकल इंडेक्स एक फिक्स होता है इंडिया का, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊं 10 से 12% का हमारे पास इन्फ्लेशन होता है, और सेविंग अकाउंट वाले 3 से 4% का रिटर्न एवरेज जो हर साल में जो पैसा बढ़ता है हमारी सैलरी का, वो इसीलिए हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लेशन। जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है वो ये सोचते हैं कि उनका इंक्रीमेंट उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्किल, उनकी क्रिएटिविटी के बेसिस पे लगता है, तो शायद वो सिर्फ 1% लगता है। बाकी जो इन्फ्लेशन के कारण जो है, जो भी इंक्रीमेंट होता है वो आपकी क्रिएटिविटी, आप स्किल्स के बेसिस पे नहीं होता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पर्टिकुलर कंपनी आपको हायर करके बैठी है उसको भी पता है कि खर्चा मार्केट में बढ़ चुका है, तो इस एम्प्लॉय को अगर ज्यादा नहीं पे करेंगे तो ये अपना घर नहीं चला पाएगा, तो इसलिए वो 10% का एक बेसिक मार्जिन रखा होता है हर एक कंपनी के अंदर से। तो 10% का इंक्रीमेंट वो सबको देते हैं। अगर हम पुराने लोगों को देखेंगे तो उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, काफी गोल्ड इकट्ठा करके रखा था उन्होंने, बहुत कुछ रखा था, जो जो उस टाइम पे फंड्स को यूज कर सकते थे वैसे उन्होंने कर रखा था। बट आज के टाइम की पॉपुलेशन की सैलरी भी ज्यादा है बट कुछ है नहीं सर उनके पास। कि आप अपने बच्चे को, अगर वो बच्चा क्लास 6 में है ना सर, तो वहां से उसको फाइनेंशियली लिटरेट करना स्टार्ट कर दें। एक होता है कि अगर आप कहीं पे लोन ले तो ईएमआई देते हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना। और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा अपने लिए आप पैसे सेव कर रहे हो, एक वो प्रिंसिपल अमाउंट सेव कर रहे हो जो आप अपने सेविंग के लिए डेली डाल रहे हो हर मंथ, और दूसरी ये होते है कि जहाँ पे अपनी इन्वेस्ट है वहाँ से एक आपको रिटर्न मिले, तो दैट मीन्स आपको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, आपको प्रॉफिट भी मिलता है। हाय गाइस, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर दीपेश से, जो कि एक प्रोफेसर है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। सर, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज का ये जो पर्टिकुलर सेशन रहने वाला है, बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज फ्रॉम अ बेसिक टू हायर लेवल तक हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मतलब ये जो पूरा सेशन है ना सर, एक क्लास 10th के बच्चे से लेकर, है ना, 70 ईयर्स तक के, है ना, सिटीजन तक के लिए काम का है, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप तक के लिए काम का है। तो बहुत सारी नॉलेज हम फाइनेंस रिलेटेड इस सेशन में आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है लोग। हो सकता है लोगों को ये तो पता है कि उन्हें पहनना क्या है और है ना, जाना कहाँ है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे अपने पैसे को, कैसे अपने मनी को स्पेंड करना है। दिस इज अ बिग इश्यू। बिल्कुल, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आई होप कि सबके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड रहेगा। सो मुझे थोड़ा बेसिक आपके बारे में भी जानना है, ओके? आपकी पर्सनल लाइफ के बारे। अबाउट मी अगर मैं बोलूं तो आई एम अ PhD। मैंने डॉक्टरेट अपना कंप्लीट किया है जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर है, एंड उसके साथ साथ आई एम अ प्रोफेसर इन एडटेक ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ आई एम अ इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम अ पोर्टफोलियो मैनेजर। ये सारी चीजें मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ, और आज मौका मिला है आपके साथ, तो होपफुली हम कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ अच्छा ऑडियंस के लिए कंटेंट जाने वाला है। अमेजिंग। ओके, मुझे कुछ बेसिक चीजें बताइए कि हमारी जो सबसे पहले इंडिया की बात करें कि देयर इज अ टू मेनी डिफरेंट विद द फाइनेंशियल, यू नो, एक होता है ना, हम जनरली देखा जाए तो बिकॉज ऑफ लोगों को फाइनेंस का समझ नहीं है, शायद इसीलिए जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो वहीं पे है अभी तक। सो मुझे इसके बारे में एक बार बताइए, थोड़ा आप ब्रीफ कीजिए कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली हम इंडिया को एज अ डेवलपिंग नेशन देख रहे हैं, तो इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कल्चर वाइज, है ना, कि वो हिंदू है, वो मोमडन है, वो ईसाई है, वो सिख है, अलग अलग कल्चर्स। बट सच में बताऊं ना सर, इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है पुअर और रिच के बीच में। रियलिटी एक्चुअल प्रॉब्लम इज दैट कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली आपका जो मनी है, मतलब अगर पुअर अगर और ज्यादा पुअर होता जा रहा है, रिच अगर और रिचर होता जा रहा है, तो उसके पीछे कंसेप्ट यही है कि उनको अपना पैसा यूज करना नहीं आ रहा है। दे डोंट नो हाउ टू यूज देयर ओन मनी, राइट? ठीक है, अब एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। एक मिडिल क्लास पर्सन अपने सारे सपने पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या खरीदेगा? कार खरीदेगा। अब उसने वो कार खरीदी। अब इंडिया के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉज हैं, टैक्सेशन सिस्टम है, हमने दूसरी कंट्री से कॉपी तो कर ली है, बट हम उसको अप्लाई ढंग से नहीं कर पाए। ठीक है, तो इंडिया में किसी पर्सन ने कार परचेज की, तो एक कार की, नॉर्मल कार की, एक मिडिल क्लास पर्सन अगर जो कार परचेज करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख। नॉर्मल कार की बात कर रहे हैं, वो 5 लाख पे उसने टैक्स भी पे किया है,
वो कार अपने घर पर लेकर आया, रोड टैक्स पे किया है उसने, नहीं हम्म। किया, रोड टैक्स पे किया है, उस कार का उसने इंश्योरेंस कराया, उस इंश्योरेंस में भी क्या इंक्लूड है, टैक्स इंक्लूड है। टैक्स इंक्लूड उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, वो पेट्रोल भराने जाता है, उस पेट्रोल पे भी क्या उसमें इंक्लूड भी है, टैक्स इंक्लूड है। हाँ। उसके बाद वो कार को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, तो टोल टैक्स नाम की चीज आपने सुनी होगी, वो भी बिल्कुल। पे करनी पड़ती है। मतलब आप देखो वो 5 लाख का जो कार है वो एक्चुअली 5 लाख का नहीं है, है ना, वो टैक्स पे कर करके वो मिडिल क्लास पर्सन और पुअर होता जा रहा है, बट वो समझ नहीं रहा है कि उस 5 लाख को अगर सही जगह पे सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाता तो आप सोचो उस 5 लाख की वैल्यू शायद 8 लाख के आसपास होती, बट अब उस 5 लाख की रीसेल वैल्यू कितनी होगी आप बताओ मुझे। तो उसकी रीसेल वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स तो मेरे ख्याल से 2 लाख भी नहीं रहेगी, 3 लाख भी नहीं रहेगी। अंडरस्टूड। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि जो आप कह रहे थे कि जो रिचर है वो और ज्यादा अमीर बनता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता है, उसके पीछे ये रीजन है कि हमें समझ नहीं है, है ना, तो वो समझ होना बहुत जरूरी तो है। मुझे इसका बेसिक फंडामेंटल बताइए, जैसे कि मैं हर किसी की बात करूंगा, हमारी कंट्री में मुझे जितना समझ है कम से कम 70% तो हाँ मतलब मिडिल क्लास और ऑब्वियसली लोअर क्लास में आता है, ओके, फाइनेंशियली स्पेशली बात करें तो। बाकी 30% है जो एक अच्छे खासे लेवल पे रिच बोल सकते हैं हम, राइट। सो हम कोशिश करेंगे कि सबको कवर करने के लिए। तो आप मुझे थोड़ा बेसिक चीजें बताइए कि हमें क्या फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए जिससे हमारी फाइनेंशियली हम थोड़ा सा हमारी आने वाले टाइम को बेहतर बना सकें। इंडिया में सर प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले तो व्हाट एवर वी आर अर्निंग, आज अर्निंग का सोर्स क्या है, अर्निंग का सोर्स है सैलरी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए अर्निंग का सोर्स होता है सैलरी। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनका बिजनेस से जो इनकम आता है, प्रॉफिट जो होता है, वो उनका अर्निंग का सोर्स है। तो सैलरी अगर अर्निंग का सोर्स है तो सैलरी से जो फंड आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ रहा है। तो जो भी अमाउंट बैंक अकाउंट में आ रहा है उसे बैंक में ना रख के उसका एलोकेशन करना स्टार्ट करें। अगर सपोज दैट मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है, उस सैलरी का मैं 10 to 15% ईच एंड एवरी मंथ किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP कराता हूं, या फिर उसको मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, जिससे वो मेरा फंड जो है इंक्रीज होता रहेगा बाय द टाइम। क्योंकि हम अगर उस फंड को सेविंग अकाउंट में ही रखेंगे तो आफ्टर 1 or 2 ईयर उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है सर। सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रहता है सर वो से रहता है सर 3 to 4%। अगर हम MF के थ्रू जाते हैं, म्यूचुअल फंड अच्छा पिक कर लेते हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट रहता है हमारे पास 10 to 15%। क्या उसमें रिस्क नहीं है सर? जितना रिस्क होगा उतना ही रिवॉर्ड होगा, ये भी ध्यान रखना है। रिस्क हर जगह पर है, हाँ, बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको अच्छे ब्लू चिप फंड यूज करने हैं वहां पर। अगर ब्लू चिप फंड की बात करें तो वहां पे रिस्क जो होता है वो 0 to 10% के बीच में रहता है, तो वहां रिस्क बहुत कम रहता है। अगेन जो स्टॉक मार्केट है वो टेम्पररी बेसिस पे भले डाउन जा रहा हूँ, बट इवेंचुअली वो अप ही जाता है। तो आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड बेस्ट है? मेरे हिसाब से सर म्यूचुअल फंड सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारी जगह पे एक पर्टिकुलर पर्सन इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे। देखो आज के टाइम में ETF आ चुका है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ ना सर, मैंने 50,000 का एग्जाम्पल लिया, मैं 5,000 या 10,000 पर मंथ अपनी सेविंग के लिए निकाला, अब उसको सेविंग के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए निकाले। तो इन्वेस्टमेंट आप कैसे करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। आपने 10,000 ईच एंड एवरी मंथ विड्रॉ करना है, वो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, हो सकता है उसका छोटा मोटा गोल्ड परचेज कर सकते हैं, हो सकता है उसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी के लिए हम इंस्टॉलमेंट फिक्स कर सकते हैं। मतलब आप देख रहे हो ना, एक पर्टिकुलर वे नहीं है आपको इन्वेस्ट करने का, दे आर मेनी वेज जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर एक जगह पे पैसा डालेंगे तो जैसा आपने बोला कि वहां रिस्क तो नहीं, रिस्क हर जगह पे। एक जगह नुकसान हुआ तो हो सकता है दूसरा जगह बेनिफिट हो जाए वहां पर। लेकिन जब आप सैलरी की बात कर रहे हैं, ओके, आपने बताया था 50,000 सैलरी, ओके, मैं हर किसी के बात करूंगा, ओके, आई एम श्योर हमारी जो मतलब इंडिया के अंदर एवरेज सैलरी मेरे ख्याल से अगर मैं निकाल के बताऊं आपको तो 20,000 से 25,000 तक का एवरेज सैलरी रहता है, राइट, ठीक है। सो मुझे एक बार ब्रीफ करके बताइए कि अगर किसी एक पर्सन का अगर मान लीजिए 25 या 30,000 सैलरी होती है, ओके, और तो उनका एक क्या मतलब किस अमाउंट के कैसे एक स्टेबिलिटी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रखना चाहिए फॉर फ्यूचर के लिए, ओके, और उनको प्रॉफिट भी कैसे मिले। मैं एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया आपकी, जैसे आपने बताया कि सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं भरता, मैं इतना तो सेविंग अकाउंट वाले लोग बोलते हैं कि हम देते हैं, लेकिन आपने बताया कि अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो सकता है कि वो आपको ज्यादा मिले, राइट। इंडियन लोगों के पास ये ना थोड़ा सा हमेशा डर रहता है
डर कहाँ होता है सर, जहाँ पे इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना। आपको डर सिर्फ वहीं लगेगा जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो डर क्यों है? क्योंकि वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है लोगों के पास। Right. अगर वो नॉलेज अगर मेरे पास है तो मैं अपना पैसा, जैसे ही मेरी सैलरी आती है, मेरा फिक्स होता है कि ये पैसा कहाँ कहाँ जाना है। वो फिक्स्ड एरिया है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है। या फिर मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका फिक्स एरिया है कि उन्हें इस वे में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। मैंने या फिर मेरे किसी क्लाइंट ने आज तक जो भी फंड आया है उनके पास, किसी भी सोर्स के थ्रू आया, वो सैलरी के थ्रू आया है या फिर वो किसी बिजनेस के थ्रू आया है, तो वो फंड उन्होंने आज तक अपने पास नहीं रखा। वो यहाँ तो किसी पर्टिकुलर है ना म्यूचुअल फंड स्कीम में चला गया है, या फिर गोल्ड ETF में चला गया है, या किसी और एरिया में इन्वेस्ट कर दिया हमने। देखो द थिंग इज, सबसे बड़ा स्कैम क्या है आज के टाइम में? सबसे बड़ा स्कैम है सेविंग अकाउंट। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है फिक्स डिपॉजिट। ये दो लोग है ना, मतलब आपका पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं। ये जो दो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये आपका पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं। मुझे थोड़ा इसका डिटेल में बताओ, थोड़ा खुल के। आपने जो बोला कि ऐसा क्यों, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले एक जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं ऑडियंस के साथ। सेविंग अकाउंट जो होता है, जो कि हम लोग मेंटेन करते हैं अपनी सेविंग्स के लिए, ठीक है, जिसपे 3 to 4% का इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर? एक होता है करंट अकाउंट, जो कि बिजनेस लोग मेंटेन करते हैं, जिनका बिजनेस है वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक और आता है सैलरीड अकाउंट, जो कि जब तक हम जॉब कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर आपका सैलरी आता है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट का कुछ बेनिफिट नहीं रहता है, इट्स जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट ही, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट नहीं है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। आज मुकेश अंबानी अगर वो एक दिन का 1 लाख रुपया कमा रहा है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं, या फिर 1 लाख करोड़ कमा रहा है, वॉट एवर इट इज टू बी, तो वो अपना पैसा क्या अपने सेविंग अकाउंट में रखेगा क्या? मतलब एक सिंपल सा कॉमन सेंस है यार, मेरे पास जो पैसा है वो अपने अकाउंट में जमा करके रखना क्या है? घर पे डेकोरेशन के लिए चीजें थोड़ी रखते हैं हम, है ना। इट्स मनी, वी हैव टू यूज इट। उसको यूज नहीं करेंगे तो बढ़ेगा कैसे? अंडरस्टूड। अब जब मैंने एक पैसा रखा है 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट के अंदर, सिंपली आप सुनना उसको, तो उस पर मैंने इंटरेस्ट कितना बताया? 3 to 4%। कितना हुआ इंटरेस्ट एक साल का? अगर 3% से 4% मिला तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4% करता हूं तो 4,000 रुपए में कमा रहा हूं पूरे एक साल के अंदर। 1 लाख रुपए पे वो कहां पड़ा है? मेरे सेविंग अकाउंट में। तो 1,04,000 रुपीज उसकी वैल्यू होगी कब? आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब कि पूरा साल निकलने के बाद। वही पर्टिकुलर फंड अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वही पर्टिकुलर फंड अगर मैं SIP में करवा रहा हूँ, या वही पर्टिकुलर कोई ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या ETF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी और पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और 1 लाख एक जगह न डाल के 25,000 कहीं और, 25,000 ETF, 25,000 SIP, ऐसे करके मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस सेविंग को, तो आप खुद सोचो कि वहां पर जो इंटरेस्ट और रिटर्न के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। राइट, अंडरस्टूड। तो वहां पे 3 to 4% नहीं है, वहां पे हर सेक्टर में आपको 8% का रिटर्न भी मिलता है। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में जो एक मनी इन्फ्लेशन होता है हर साल में, उसका परसेंटेज क्या होती है? सर इन्फ्लेशन की बात करें, अगर हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग बताऊं मैं, जो स्टैटिकल इंडेक्स एक फिक्स होता है इंडिया का, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊं 10 से 12% का हमारे पास इन्फ्लेशन होता है, और सेविंग अकाउंट वाले 3 से 4% का रिटर्न एवरेज। दैट इज द पॉइंट। ओके, सो आपने बताया कि इंडेक्स के हिसाब से मतलब 10 से 12% का इन्फ्लेशन होगा, है ना, और आप सेविंग अकाउंट पे अर्न कर रहे हो 3 to 4%, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, महंगाई के साथ साथ आपका पैसा भी कम हो रहा है। अंडरस्टूड? आप कमा रहे 1,04,000 है और पे कर रहे हैं 1,12,000, ये वाली बात हो रही है सर। मतलब आपके पैसे से कम जो फायदा हो रहा है वो बैंक को हो रहा है, देखा जाए तो वो सर गवर्नमेंट को हो रहा है बेनिफिट, है ना। वहां से सारा देखो एक्चुअल लास्ट पैसा कहाँ जा रहा है सर? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अभी मैंने आपको जो कार वाला एग्जांपल दिया, इसके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने बताया था, हमने डिस्कशन जब करी थी, जितने मेरे को याद है, जो आपने बताया था कि जो हर साल में जो पैसा बढ़ता है हमारी सैलरी का, ओके, वो इसीलिए हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लेशन। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर, सभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है वो ये सोचते हैं कि उनका इंक्रीमेंट उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्किल, उनकी क्रिएटिविटी के बेसिस पे लगता है, तो शायद वो सिर्फ 1% लगता है। बाकी जो इन्फ्लेशन के कारण जो है, जो भी इंक्रीमेंट होता है, वो आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स के बेसिस पे नहीं होता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पर्टिकुलर कंपनी आपको हायर करके बैठी है उसको भी पता है कि खर्चा मार्केट में बढ़ चुका है, तो इस एम्प्लॉय को अगर ज्यादा नहीं पे करेंगे तो ये अपना घर नहीं चला पाएगा, तो इसलिए वो 10% का एक बेसिक मार्जिन रखा होता है हर एक कंपनी के अंदर सर। तो 10% का इंक्रीमेंट वो सबको देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाके थोड़ा सा, है ना, एंथुजियास्टिकली वहां पर फाइट करते हो अपने इंक्रीमेंट के लिए, तो वहां पे 15% होता है, 20% होता है, डिपेंड करता है। तो ऐसा आपका जो स्किल है, आपका जो प्रोफेशन है, क्रिएटिविटी, वहां पे 1 से 2% ही आपको मिल रहा है। तो इसमें ऑल ओवर ये बहुत आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फाइनेंस को लेके, जो हम बात कर रहे थे। सर मुझे लगता है स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, मैं क्लियर कट में सर उस ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ अभी जो पेरेंट्स हैं, मैं उन पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ
कि आप अपने बच्चे को, अगर वो बच्चा क्लास 6 में है ना सर, तो वहां से उसको फाइनेंशियली लिटरेट करना स्टार्ट कर दें। मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि व्हाट आर बैंक्स, उन्हें पता होना चाहिए सेविंग अकाउंट्स क्या होते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, उन्हें पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट्स क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट सही है या म्यूचुअल फंड सही, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसको मिल जानी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में सर यही हो रहा है कि वहां पे नॉलेज स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, और हमारे यहाँ पे जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको भी ये नॉलेज नहीं है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर है, कि जिसके कारण हम उसको आगे नहीं ले जा पा रहे। आई थिंक आज के डेट की अगर बात करें प्रेजेंटली, लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है, ओके, आई मीन क्योंकि ये अभी मार्केट में आया है। अगर नंबर ऑफ अकाउंट देखोगे ना, डीमेट अकाउंट अगर देखा जाए ना, आज से 5 साल पहले का देखो और आज की देखो, ओके। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है मैंने, जो इसमें ऑलरेडी काम थोड़ा बहुत अपने इन्वेस्ट करना शुरू करा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों को समझ आया इस मामले में। सर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसा आपने नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स की बात की, इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, 150 करोड़ की जनता इस देश में रहती है। तो उस पूरे का 10% भी है ना डीमेट अकाउंट नहीं रखता सर। अच्छा, है ना, 8 to 9% लोग डीमेट अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, और 8 to 9% में से भी 2% डीमेट अकाउंट ऐसे हैं जो कि ओपन होके सिर्फ, है ना, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। वो डीमेट अकाउंट ऐसे हैं जो इनएक्टिव या डीएक्टिव हम कह सकते हैं डीमेट अकाउंट है। मतलब कि हम मोटा मोटा देखें तो 7%, ओनली 7% पीपल आर यूजिंग अ डीमेट अकाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट 100 करोड़ 50 पॉपुलेशन के बेसिस पे 7% सर बहुत कम है। और कम का रीजन यही है बिकॉज पीपल, या तो लोग उनके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, या लोग उस पर्टिकुलर मार्केट से डर रहे हैं, या फिर लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से नॉलेज होगी तो थोड़ा सा उनको मजा आएगा। ओके, कौन कौन सा इजी वे अपार्ट फ्रॉम दी हमारा जो ये फाइनेंस का ये पार्ट छोड़ के और कोई रास्ता है? मैं स्पेशली बात करूंगा उनके लिए जो जहाँ ज्यादातर गांव में बिलोंग करते हैं। हाँ, okay? उनके लिए क्या क्या सुविधा होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? उनके लिए सर सबसे बेस्ट है कि विलेज के अंदर आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती है। व्हाट एवर द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, आप उसको लोकल मत यूज करो, आप उसको थोड़ा सा बाहर निकालो, आप उसको अर्बन एरिया में निकालो, आप उसको थोड़ा सा ग्लोबलाइज करो। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को अगर अपने एरिया में यूज कर रहे हो, यू आर अर्निंग प्रॉफिट और आप सेटिस्फाइड हो, कंफर्ट लेवल में हो, तो एक दिन दूसरा कॉम्पिटिटर आएगा और आपको बाहर निकाल देगा मार्केट से। तो व्हाट यू कैन डू, आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा रीच बढ़ाओ, उसकी रीच बढ़ाओ। तो व्हाट वी वांट कि हमारी रीच बढ़नी चाहिए, तभी हम पॉपुलर होंगे। तो वैसे ही वो उस प्रोडक्ट की भी रीच अगर बढ़ेगी तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली, आपके मनी की रीच ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो रीच इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। अगर वो छोटा सा प्रोडक्ट है उसको बड़ा कैसे बनाना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट जब तक मार्केट में है, नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, आसपास के कस्टमर जानते हैं, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है। जब वो प्रोडक्ट को आसपास की आधी से ज्यादा जनता जानने लग जाती है, पॉपुलेशन जानने लग जाती है, तो वो प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है। अंडरस्टूड? तो वो ब्रांड बनाना सीखना पड़ेगा पॉपुलेशन को। यस, मैं इसमें एक स्टोरी अभी मैंने रिसेंटली सुनी थी अमेज़न की। तो उसकी स्टोरी में ये था, मतलब इट्स कंप्लीटली रिलेटेड कि उस बंदे के अंदर कितना माइंडसेट था। अगर मान लो अगर आप बिजनेस करते हो, मतलब ये यूएस के हिसाब से, ओके, और आई थिंक इंडिया में भी ऐसा ही है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी बिजनेस पे जो भी प्रॉफिट आता है ना, वो वापस बिजनेस पे लगा देते हैं। इसको बोलते हैं सर प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, राइट, है ना। प्लॉगिंग बैक, व्हाट एवर यू हैव अर्नड उसको वापस री इन्वेस्ट कर देना अपने ही बिजनेस के अंदर। राइट, और इसलिए जो वो हमारा टॉपिक चला था रिचर इज, है ना, रिच बिकमिंग अ रिचर, तो वो पर्टिकुलर उसी कारण से चल रहा है कि हम जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको, और एक मिडिल क्लास पर्सन क्या कर रहा है, व्हाट एवर इज अर्निंग उससे अपनी कार परचेज कर रहा है, या उसको आईफोन परचेज करने का भी एक नया नया चस्का चला है कि वो अपना आईफोन परचेज कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब मिडिल क्लास के साथ सर दिक्कत क्या है, वो अपने सपने भी पूरा करना चाहता है, और साथ साथ में वो ये चाहता भी है उसके पास पैसा रुके भी, तो वो पॉसिबल बड़ा मुश्किल से हो रहा है। हमारी इंडिया में एक चीज और भी है जो दिखावा बहुत ज्यादा होता है, बस वही है, स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में। लेकिन रियलिटी में देखे दुनिया में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आई पर्सनली बिलीव कि वो सिर्फ रिच लोगों के लिए है। ओके, अगर आप क्वालिटी की बात करो ना, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांड ऐसा है जो कि उनका सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस इसलिए बढ़ा देते क्योंकि उनका टारगेट ऑफ पीपल अलग है। ठीक है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, जैसे आईफोन की बात करें, आईफोन जब इसे बनाया गया ये सिर्फ उनका टारगेट ही है भाई, रिचेस्ट पीपल।
बट अनफॉर्चुनेटली आज क्या करते हैं, हमने जो देखा है अभी रिसेंटली कि उनके पास घर नहीं है ढंग का सर रहने एक्चुअली के लिए। मैं आपको इसके पीछे भी एक बताता हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। हम्म, आज से 10 साल पहले इजी इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं हुआ करते नहीं थे। हुआ था, तो right. आईफोन सिर्फ उन लोगों के पास ही हुआ करता था जो एक्चुअली एक साथ 1 लाख रुपए देख सकते हैं ना। पे करना उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, पेइंग स्ट्रेंथ उनकी अच्छी थी। Right. बट अगर हम आज की बात करें तो बैंक्स ने और जो भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सब लोगों ने क्या कर दिया है, एक इजी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पैदा कर दिया है। और उसके थ्रू क्या कर रहे हैं वो, डायरेक्ट आपको 0 डाउन पेमेंट पे आपको फोन मिल रहा है और आपको पर मंथ क्या करना है, ईएमआई उसका पे करना है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है सर, फर्स्ट मंथ में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि फोन है, उसका यूज हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट उसके बाद जो ईएमआई पे करनी होती है वो एक बहुत, है ना, मतलब बड़ा पार्ट है कि वो पर्सन जो है फाइनेंशियली ट्रैप में फंस जाता है। Exactly, वो completely ट्रैप trapped तो है। सबसे बड़ा है। और एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर उस पर्सन को पता होता कि मैं ये 80,000 या 1 लाख रुपए का मोबाइल परचेज कर रहा हूँ, इसके थ्रू मेरे पास फ्यूचर में ये लायबिलिटीज आने वाली है, ये पेमेंट ऑब्लिगेशंस आने वाले हैं, तो अगर ये पता होता उसे, तब तक तो वो शायद वो मोबाइल नहीं परचेज करता, अगर वो पूरी कैलकुलेशन करता तो। Right. अगर उसने कैलकुलेशन नहीं की तो इस कारण से वो फंस चुका है। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम के अंदर हमारे मम्मी और पापा दादा वगैरह लोग घर का सामान लेने के लिए भी सब कुछ पेपर पे लिखते थे कि हाँ ये बिल्कुल। लेना है, इतना सामान लेना है, इतनी क्वांटिटी लिखनी है। तो हम्म, वो एक एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि वो जो माइंडसेट था ना वो बहुत सही माइंडसेट था। दे वर नोइंग कि हाँ हमें किस तरीके से फंड को यूज करना है। दैट्स वाई अगर हम पुराने लोगों को देखेंगे तो उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, काफी गोल्ड इकट्ठा करके रखा था उन्होंने, बहुत कुछ रखा था, जो जो उस टाइम पे फंड्स को यूज कर सकते थे वैसे उन्होंने कर रखा था। बट आज के टाइम की पॉपुलेशन की सैलरी भी ज्यादा है बट कुछ है नहीं सर उनके पास, है ना। तो उनका अगर फंड आके पूछे, अगर उससे मांग ले 50,000 तो वो इमिडिएटली मना कर देगा कोई भी। राइट, तो वो दिक्कत है। तो आप मुझे ये बताओ सर कि अगर एक पर्सन को नॉलेज गेन करना है फाइनेंशियली, कैसे कर सकता है? तो ये चीज मैं सभी को बोल रहा हूँ, मतलब जो बिगिनर है जिसको 0% नॉलेज है, वहां से लेके अगर वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक नॉलेज तक जाना चाहता है, कैसे जाना चाहता है, देखो एक सिंपल सा सिस्टम होता है यूट्यूब, उसके थ्रू तो बिल्कुल नहीं जा सकता सर। मैं ये बताना चाहूंगा सभी को कि आजकल आप यूट्यूब पे रील्स, इंस्टाग्राम पे रील्स और शॉर्ट्स देखकर आप ये सोचते हैं कि इस पर्सन ने इतना अर्न कर लिया 10 मिनट्स में। तो शॉर्ट टर्म अर्निंग इज नथिंग। आपको एक्चुअल में अगर नॉलेज गेन करनी है तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, आप बुक्स उनकी रीड करें, आप, है ना, रतन टाटा जी की बुक्स रीड करें, आप वॉरेन बफेट की बुक्स को रीड करें, ठीक है, आप एलन मस्क की बुक्स को रीड करें। दे आर मेनी अदर बिजनेसमैन, अगर आप उनकी बुक्स को रीड करते हैं ना सर, तो यहाँ पे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आपको लाइफ में डिसिप्लिन भी सिखा देते हैं और आपको अपने फंड्स का यूज कैसे करना है सर वो भी पता चल जाएगा। बुक्स यूज करने से हमारा जो माइंड है वो रिएक्ट राइट वे में करता है सर, और रिस्पॉन्स राइट वे में करता है। वो बहुत जरूरी है। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, आज के जो यंगस्टर, क्योंकि इंडिया के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें ना सर, तो 40 to 45% पॉपुलेशन जो है वो यंग है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि दैट, है ना, हमारे पास अच्छा पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यंग का है। तो यंग लोग क्या चाहते हैं सर, इमीडिएट अर्निंग चाहते हैं। भैया आज मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो मेरे को 10 लाख मिल जाए, हर किसी को इमीडिएट चाहिए, हर चीज, हर किसी को चाहिए। तो वो इसलिए वो चीज चेंज करनी होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि शॉर्ट टर्म जो अर्निंग होती है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगी, उसके बाद नहीं होगी। आपने एक पर्टिकुलर बिजनेस की भी हम बात करें, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, फ्रीडम 251 सुना आपने? तो ये पर्टिकुलर कंपनी ने क्या किया था, मोदी जी के आने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो इस कंपनी ने अपनी पर्टिकुलर कंपनी के लोगो पे मोदी जी का लोगो लगा दिया था। अच्छा। और ऑनलाइन वेबसाइट पे क्या किया था, मोबाइल फोन बेचना स्टार्ट किए थे जब नए नए एंड्रॉइड फोन्स आना स्टार्ट हुए थे। और मोबाइल की प्राइस रखी थी 251, इसलिए उसने मोबाइल का नाम रखा था फ्रीडम 251, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उस टाइम की बात बता रहा हूं, तो 10 करोड़ की बुकिंग हो चुकी थी ऑनलाइन ही। और एक दिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा बुकिंग हुई थी। उसकी वेबसाइट मतलब जो है क्रैश होने लगी थी, इतना ट्रैफिक हो गया था। और वो बंदा वो सारा पैसे लेके चला गया। ऐसा सच, मतलब कि आप देखो कि कितना इजी हो गया बेवकूफ बनाना आज के टाइम में, है ना। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू ये क्यों हुआ, क्योंकि वो बंदा ने तो शॉर्ट टर्म अर्निंग हुआ। अभी 2 साल पहले उसको जेल हुई है, अभी वो जेल में है बंदा जिसने भी ये काम किया। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप जब भी जाओगे तो कभी भी लॉन्ग टर्म विजन लेके आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो शॉर्ट टर्म अर्निंग इज नथिंग, है ना। अगर जो आप वीडियो देख रहे हो कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए उसके 10 करोड़ बनाए या इससे इतना पैसा हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है सर।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, थोड़ा थोड़ा हमेशा इन्वेस्ट करो, हर महीने छोटा छोटा पार्ट अपनी सैलरी का निकालो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और लॉन्ग टर्म में आप उसका रिटर्न देखो। क्योंकि सर जो मैं आपको MF SIP बता रहा हूँ ना, ये लोग नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं देते, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है कि आपके इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट्स द बिग थिंग। ओके, आई अंडरस्टैंड। आपने एक बात बोली है जो YouTube से नहीं करना, क्योंकि जनरली देखा जाए तो YouTube में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो कि इंफॉर्मेशन बहुत देता है फाइनेंस के रिलेटेड, एंड कुछ ऐसे क्रिएटर है जो कि काफी अच्छा भी कर रहा है। ओके, और आप बोल रहे हो बुक्स पढ़ के भी आप ऑब्वियसली 100%। सी मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहता है, मैं ये बोलूंगा आप जो भी ले रहे हो कलेक्ट योरसेल्फ। ओके, आप बुक से भी लो, कहीं से भी लो, बट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड योर फाइनेंस, अंडरस्टैंड योर सक्सेस। ओके, अगर मैं सिंपली ये बोलता हूँ, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या आप शहर पे रहते हो, ठीक है, या आपके पास पैसा है, अगर आप 20% अगर आपका टोटल में से 5% आप करते हो, इन्वेस्ट करते हो ना, मेरे हिसाब से कि पैसा से पैसा बना जा सकता है। ये कैसे? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास पैसा है, वो बैंक से पैसा उठा के कहीं पे इन्वेस्ट करा, क्योंकि उसके पास बहुत क्लियर विजन था। वो जो बैंक से लोन लिया है उसने, ठीक है, बैंक से लोन लेने के बाद वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करा, उससे उसका जो आउटपुट आ रहा है लोन के अलावा, आउटपुट मतलब उसमें प्रॉफिट जो आ रहा है, उस प्रॉफिट का लोन भी चुका रहा है, साथ में उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारी चीजें होता है। दिस इज द बैंक पार्ट। अगर आपके पास खुद का आप सेविंग है, मेरा ये मतलब मेन पार्ट ये था, अगर आपका खुद का एक सेविंग है, अमाउंट है, आप उस अमाउंट को भी ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इजी पे देखना चाहते हैं, दैट ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, आप अपने सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हो वही पैसा कहीं और रख दो। वहां पे थोड़ा रिस्क हो सकता है, बट इतना इंश्योर करता है कि वहां पे भी एक प्रॉफिट अमाउंट होता है। अगर यहाँ पे 3% है तो वहां पे आपको हो सकता है 10 के 50% भी जा सकता है आपका प्रॉफिट में। सर एक चीज पहले मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ जैसे फर्स्ट आपने चीज बोली कि यूट्यूब और बुक्स, मैंने बुक्स को यूट्यूब से ऊपर क्यों रखा है, उसका रीजन है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब से इंसान सीख नहीं सकता। दे आर मेनी क्रिएटर, दे आर मेनी इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, दे आर टीचिंग इन अ राइट वे। बट सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से फर्स्ट लर्न and then remove L from it, then you will start earning। learn की स्पेलिंग क्या होती है सर? LEARN। हम पहले लर्न करेंगे, फिर उसमें से L वाला जो अल्फाबेट है उसको हटा देंगे, फिर अर्निंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इज लर्निंग। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे, अब जैसा आपने बोला ना बहुत सारे हैं, बट बुक्स के केस में है, आप अगर किसी ऑब्वियसली बुक्स हम है ना, हमारी नॉर्मल बुक्स तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम वॉरेन बफेट की बुक को पढ़ेंगे, हम स्टीव जॉब्स की बुक्स को पढ़ेंगे, हम इन लोगों की बुक्स को रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे अगर मुझे फाइनेंशियली नॉलेज अच्छा खासा चाहिए तो बुक से एक बार लर्निंग मिल जाएगी, तो मुझे एक फेज मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा कि हाँ अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो वो यूट्यूब वहां पे आपको सेकंड हेल्पिंग हैंड के लिए करेगा। और सेकंड चीज यूट्यूब पे ये मैंने बोला कि आप ये मत सोचो कि वहां पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं वो बोलते हैं कि 1 लाख का 10 लाख एक दिन में बनाए, वो पॉसिबल नहीं है सर। वो है ना, इसलिए आपको पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आई थिंक दोनों चीजें सही है, कहीं ना कहीं। तो इसलिए यही बोल रहा था मैं, चूज योरसेल्फ कि कौन सा सही है कौन सा गलत। बोलते ना सुनो सबके करो अपनी, ये चीज होना जरूरी है। एक चीज मुझे आपसे ये जानना है, हमारी जो नॉर्मल इनकम होती है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। एक मुझे एग्जांपल बताइए, अगर किसी बंदे का 30,000 सैलरी है, पर मंथ अर्न करते हैं और वो रेंट पे रहता है, कितना अमाउंट सेव कर सकते हैं पर मंथ, एक मंथ का? मुझे ब्रीफली बता सकते हो? देखो सर 731 का रूल एप्लीकेबल होता है ना। 731 का रूल है, 1 इज फॉर इंक्रीमेंट, 3 इज फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड 7 इज फॉर योर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इंक्रीमेंट जो कि फिक्स नहीं है होगा या नहीं होगा, अगर जो पर्सन सैलरीड पर्सन है तो 7-3 का रूल में बताता हूँ, उसको हम 7-2-1 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉट एवर इज योर अर्निंग, आपको पहले अपने एक्सपेंसेस पे नहीं करने, आपको सबसे पहले उस अर्निंग में से अपना इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट अलग कर देना है। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार 50,000 सैलरी आ गई या 30,000 आ गई, पहले ये खर्चा निकाल देते हैं, फिर हम उसमें से कुछ बचेगा तो देखेंगे। तो तब तक कुछ बचता नहीं है सर। तो सबसे पहले यही काम करना है, सबको अपना माइंडसेट यही रखना चाहिए, अगर मेरी 30,000 की सैलरी आ गई तो 3,000 सबसे पहले मेरे को इन्वेस्टमेंट के अलग कर देना। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मेंशन करता हूँ, EMI। आपने एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, पहले आपकी सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी माइंड को बहुत क्लियर है कि आपको एक EMI पेमेंट करना है, क्योंकि आपने वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन सेम चीज अगर आप ये करोगे,
आप पहले एक माइंडसेट में कि ये जो मेरा सेविंग अमाउंट है, ये जो मेरा एक ईएमआई है, ये मेरा आगे आने वाले टाइम में जो मैं एक अच्छा प्रोडक्ट टारगेट कर रहा हूँ वो मैं भी ले सकता हूँ, या इस पैसे का एक प्रॉफिट बन सकता है। इवन हाँ, तो जनरली देखा जाए जरूरी है सर, ये बहुत ये चीज में बताया कम जाता है। हाँ। इंटरनेट पे लोग इन्वेस्टमेंट बोल सकता है, शायद ये चीज नहीं बोलता है। ओके, और आई थिंक दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, लोगों को ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए कि आप जो ईएमआई छोड़ के आपकी ईएमआई आज से शुरू कर दो। हाँ, सेल्फ ईएमआई, खुद के लिए ईएमआई, ये हमारे फ्यूचर की ईएमआई है कि भाई जो भी अर्निंग आ रही है उसका इतना परसेंटेज फिक्स कर लो, 20%, 15%। मैंने अपना फिक्स कर रखा है सर, मेरा जो भी इनकम आएगा उसका 15%, 15% मैं पहले ही निकाल के दूसरी जगह पे डाल देता हूँ, फिर तो उसके बाद फिर एडजस्ट करना होता है फंड को, बस करो फिर। इसमें दो चीज आती है। हाँ सर, एक होता है कि अगर आप कहीं पे लोन लेते हो, ईएमआई देते हो, तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अपने लिए आप पैसे सेव कर रहे हो, ठीक है, एक वो प्रिंसिपल अमाउंट सेव करो जो आप अपने सेविंग के लिए डेली डाल रहे हो हर मंथ, और दूसरी ये होते है कि जो आपको बैंक जो जहां पे आपने इन्वेस्ट किया वहां से एक आपको रिटर्न मिलता है। तो दैट मीन्स आपको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है, आपको प्रॉफिट भी मिलता है। और टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज भी होता है सर, ऐसा नहीं कि वो उतना ही रहेगा, टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज भी होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि अगर मैंने 1 लाख पे 10% ईच एंड एवरी ईयर अर्न किया है तो 1,10,000 हो जाएगा। वो नेक्स्ट ईयर जो मुझे रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा वो 110 पे होगा, ना कि 1 लाख पे प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एक मैं ना आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, ओके, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर इन दिल्ली टू समवेयर, शायद दिल्ली से कहीं और जा रहा था मैं किसी और लोकेशन में, तो ट्रेन में था मैं, तो मुझे एक बंदा मिला था ट्रेन में, ओके, ही वाज इन द इन्वेस्टिंग, ही टोल्ड मी अबाउट हिज स्टोरी। हम ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, लाइक उसका पोर्टफोलियो मेरे को दिखाया भी है, सिर्फ उन्होंने बात नहीं करा, मेरे को दिखाया भी है। वो शॉक, ओके, कि उस बंदे का 2.5 करोड़ की पोर्टफोलियो, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम लाइक, यू नो, आई वुड से जीरो, क्योंकि इसको ज्यादा नॉलेज नहीं था, ओके, नौकरी करते थे, वही नौकरी करते थे, ऐसे ही हमारे जैसे बात करते, किसी से सुना तो इसने प्रैक्टिस करा, ओके, थोड़ा से जीरो स्टार्ट करा कि 500 से, उन्होंने मुझे बताया कि पहले मैंने स्टार्ट किए थे 5,000 से, फिर 10,000 से, ऐसे ऐसे करते करते आज मेरा प्रोफाइल ये है। मतलब मैं तो समवेयर उस टाइम ना इतनी बातें सुन लिया था उनसे, क्योंकि ही सीम टू मच इन इन्वेस्टिंग, एंड उसका प्रोफाइल, उसका नॉर्मल सैलरी भी ज्यादा नहीं है, अंदर 1 लाख के अंदर है, जॉब करता है उसके अंदर है, लेकिन उन्होंने 2.5 करोड़ का सिर्फ एक वो कर लिया क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा नॉलेज हो गया। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई ऐसा भी, अब उसने अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया उसमें, एंड ही इज डूइंग प्रीटी गुड। इट्स गुड। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक वो होना चाहिए कि विजन भी होना चाहिए इसका। हाँ, राइट, विजन होना बहुत जरूरी है। मैं भी आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, 2 स्टोरी शेयर करता हूँ मैं आपको। एक स्टोरी जो कि इस टाइम हमारा देश चला रहा है उस पर्सन की है, और सेकंड स्टोरी एक नॉर्मल पर्सन की है ना, जो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम से बहुत परेशान है जी। तो सबसे पहले हम उस स्टोरीज पे आते हैं। एक पर्सन जिसकी सैलरी सिर्फ 2 रुपए है सर, ओनली 2 रुपीज सैलरी है। आज की बात नहीं, आज से बहुत पुरानी बात है। आप शायद उस पर्सन का नाम जान जाए मेरे इस पर्टिकुलर है ना कन्वर्सेशन के थ्रू। तो उसने क्या किया, वो इंडिया से बाहर चला गया, और उन पर्सन ने क्या किया, वहां जाकर, वहां पे पहले के टाइम में आपको याद हो तो सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स यूज किए जाते थे। हम जो अभी नॉर्मल कॉइन यूज करते हैं ना मेटल के, वो नहीं होते थे पहले, सिल्वर और गोल्ड कॉइन यूज किए जाते थे। तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। जो भी गोल्ड और मेटल की करेंसी आती, गोल्ड और सिल्वर की करेंसी आती थी, उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। और कलेक्ट करते करते उसने इतनी कलेक्ट कर दी 2-3 साल के अंदर कि उस पर्टिकुलर कंट्री की, चाइना है उस कंट्री का नाम, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी गायब होने लगी। क्योंकि क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक होती है सेंट्रल बैंक और एक होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो कॉइन्स निकालती है और एक लिमिटेड निकालती है, और वहां अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक, तो वो पेपर करेंसी निकालती है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, सारी करेंसी इकट्ठी कर ली। और क्या करते थे, कुछ टाइम बाद वो किसी गोल्ड है ना गोल्ड स्मिथ के पास जाते थे, वो कहते थे इसको मेल्ट करो। अच्छा। और उससे जो गोल्ड बन रहा था उसको बेचकर वो पैसा कमा लेते। सोचो, ठीक है। और उस कंट्री ने उस पर्सन को बैन कर दिया लाइफ टाइम के लिए। आज तक वो बैन है, और आज तो अब तो शायद वो दुनिया में नहीं है। उन पर्सन का नाम है द लीजेंड धीरूभाई अंबानी।
ठीक है, तो उन्होंने अपना बिजनेस इस पर्टिकुलर रीजन के साथ वहां से स्टार्ट किया था जब ही वॉज अर्निंग ओनली 2 रुपी सैलरी इन द चाइना, है ना। और वहां पे उन्होंने इस पूरी करेंसी को ऐसे मेल्ट करके और ऐसे करके बैन कर, मतलब देखो वहाँ पे करेंसी में गोल्ड हुआ हाँ, करते थे। हमारे यहाँ भी होता था, इंडिया में भी होता Okay. था, सिल्वर में आते थे कॉइन्स और वहां पे गोल्ड और सिल्वर में आते थे, ठीक है। तो उन्होंने उसको पूरा मेल्ट करके ये सारा काम, तो इज दैट थिंग कि मतलब एक अगर किसी पर्सन के पास बिजनेस करने का माइंडसेट हो ना, वो सर पैसा कहीं से भी कमा सकता है, ठीक है। और आज देखो पूरा का पूरा देश रिलायंस के नाम से ही चल रहा है ना। आज रिलायंस है तो मतलब इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है इतनी सारी। सेकंड स्टोरी सुनाता हूँ सर एक, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सिस्टम मतलब अगर आज मुझे आधार कार्ड में अपना नंबर भी चेंज कराना ना, फोन नंबर, तो मुझे पैसा तो चलो मुझे कितने सारे चक्कर काटने पड़ेंगे सर। मुझे पैन कार्ड के अंदर कुछ चेंज कराना है तो मुझे बहुत सारा हौच पौच करना पड़ेगा। अगर आप और मैं बैठे हैं तो 31 मार्च आने के बाद हम ये सोचते हैं कि टैक्स कितना लगेगा सैलरी पे, ठीक है। ये एक अलग सिस्टम चलता रहता है। तो मैं मेट्रो के अंदर ट्रेवल कर रहा था और आई वाज लाइक कि मुझे भी कुछ बैंक से रिलेटेड चीजें थी, अर्जेंटली मुझे उसे रेक्टिफाई करानी थी। तो मैं जा रहा था तो मेरे पास एक पर्सन आके बैठा और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा मतलब बॉक्स टाइप था, थैला, और वो 3-4 बार ऐसे करता है। तो पर्सन आके बैठा, तो मैंने कहा क्या बेच रहे हो? तो उसमें समोसा बेच रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन में स्टार्ट हुआ, बिजनेस की बातें करने में बड़ा मन लगा रहता है। तो मैंने उससे पूछा भाई कितने समोसे बेचते हो एक टाइम के अंदर? कि सर एक बार आता हूँ ना तो 100 बेच के जाता हूँ, 10 बार आता हूँ दिन में। मैंने कहा वेरी गुड है कि एक बार जब मैं स्टेशन पे आता हूँ तो मैं 100 बेच के जाता हूँ और मैं दिन में 10 बार आता हूँ सर यहाँ पे। तो इट मीन्स एक समोसे की कॉस्ट अगर हम 5 रुपए से 10 रुपए में माने तो 5 रुपी इंटू 1000, तो वो 5000 रुपए एक दिन का कमा रहा है। और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 1,50,000 वो नॉर्मली अर्न कर रहा है, वो है ना, पर मंथ अर्न कर रहा है विदाउट एनी हेक्टिक। और मैंने उससे पूछा फिर टैक्स वैक्स, ऑब्वियसली मैं तो उसी वे में बात करूंगा, भैया तुम टैक्स कितना पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? तो टैक्स क्या सर, मेरा तो पैन कार्ड भी नहीं है। तो ही वाज लाइक दैट। कुछ लोग सच में सिस्टम से परेशान है, इसलिए वो बिल्कुल सिस्टम से दूर रहते हैं। और इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में जैसे हम जीएसटी की बात करें अभी आज के टाइम में, तो हाईएस्ट जीएसटी को लाया इसलिए गया था कि टैक्सेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो 5 रेट्स लेकर आए थे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 रेट्स पे जीएसटी चलता है। अब इन्होंने क्या किया है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला कि चलो यार टैक्स की रेट और बढ़ा देते हैं। अब एक नई स्लैब लेकर आ रहे हैं 35%। भैया जी जब आपने वैट को हटा के जीएसटी लगाया, अभी एक सेकंड, हाँ 35%, अभी कुछ 1-2 महीने की बात है सर। जो भी लोग, मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग तंबाकू कंज्यूम करते हैं, जो भी लोग ऐसे अल्कोहल और ड्रिंक वगैरह चीजों में ज्यादा हैं, तो उनपे उन सारे प्रोडक्ट में 35% टैक्स पे करने वाला। अगर 100 रुपए की बोतल लेकर आ रहा है ना कोई, तो उस पर 35% टैक्स पे करके आ रहा है, हाँ तो पहुंच जाएगा वो। तो ये एक बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए लेकर आया गया था, बट लाया नहीं गया। सेकंड चीज, इंडिया में लोग फाइनेंशियली इतना स्टेबल क्यों नहीं है, उसका रीजन सर सिर्फ हम खुद नहीं है। मुझे ये चीज आप बताइए, बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे लिए, और मुझे पर्सनली आई हैव रिसर्च फ्यू थिंग्स बिफोर स्टार्ट द पॉडकास्ट। मेरे पास उसके बारे में बात करूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। इंडिया में ना बहुत डिफरेंसेस है विद द रिचेस। अभी के टाइम में ना अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अगर रियलिटी में देखा जाए, बहुत सारे ऐसे चीजें, जॉब की बात करें, पहले जो जॉब में पे आउट मिलते थे जिस बेसिस पे, अब उसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, राइट। रीजन की अभी लोग एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे अपने बात बोली थी, यंगेस्ट लोग हमारे इंडिया में ज्यादा है, ये सच में अभी ज्यादा होगा बाय द टाइम, और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारी मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल का एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं इन टर्म, नॉट ओनली इन दी आई वुड से फाइनेंशियली। बहुत सारी चीजें होती है आपके हिसाब से, ओके, एज योर एक्सपीरियंस। तो आप मुझे एक बार बताएंगे कि किस तरह से, मतलब ये जो है बहुत सारे डिफरेंसेस है, हम अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं? सर लाइफ को बेहतर बनाने का मंत्र सिर्फ इतना है कि सर दिखावा कम करें, और जो भी आपके पास वॉट एवर यू आर अर्निंग, सर जो भी आप अर्न कर रहे हो ना, उसको सही वे में यूज करें। क्योंकि देखो दुनिया को दिखाने के लिए हम नहीं आए हैं सर, हम जो भी अर्न कर रहे हैं उसको सही से यूज करने के लिए आए हैं। अगर उसका सही यूज आपको आता है ना, जैसा हमने पहले भी एग्जांपल लिया कि 30,000 की अगर मेरी सैलरी है या मेरी 20,000 की सैलरी है, मैं बता रहा हूँ लोगों की 10,000 की सैलरी है, उन्होंने आज से 10 साल पहले से, है ना, 2,000 रुपये का अमाउंट अलग करना स्टार्ट किया है, और दे आर लाइक कि आज उनके अकाउंट में 50-60 लाख रुपए हैं सर, ठीक है। तो
ऐसा सच में हुआ है, मतलब इसमें ये नहीं है, बट ये लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज से अगर अकाउंट में पैसा जमा करना स्टार्ट किया 3,000 रुपए, तो 3 महीने बाद 9,000 हो गए, ठीक है, 6 महीने बाद हमारे पास 18,000 हो गए, अब निकाल दिया पैसा, ऐसा नहीं करना है। तो उसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ स्टार्ट करना है, छोटा सा अमाउंट से स्टार्ट करो इंस्टेंट ऑफ गेटिंग लॉट्स ऑफ, क्योंकि आजकल इंसान दो चीजों में फंस रहा है, फर्स्ट इज EMI, सेकंड इज क्रेडिट कार्ड। तो इसमें अगर फंस गया पर्सन, तो वो हर एंड ईच एंड एवरी मंथ आपकी सैलरी आने से पहले जाने के लिए वेट करेगी, ठीक है। आपने 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट किया है, 5 तारीख तक आपके अकाउंट खाली हो चुका है, क्यों? क्योंकि आपने इतनी EMI करा रखी है, आपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स इतने पेंडिंग कर रखे हैं। तो वो साइकिल चल रहा है सर, सबका चल रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मिडिल क्लास का ये साइकिल चलता ही चलता है कि उसकी सैलरी आई और फर्स्ट गया EMI, गाड़ी की EMI हो सकती है, घर की EMI हो सकती है, कोई और EMI हो सकती है पर्सनल यूजेस के लिए। सेकंड, क्रेडिट कार्ड के बिल, क्योंकि हर सैटरडे नाइट इनको पार्टी चाहिए होती है, तो सेकंड वो चला गया क्रेडिट कार्ड की EMI। तो ये चीज करना बंद करें सर, क्योंकि ये पैसा आपका ही है, आप ही कमा रहे हो और आप ही वापस किसी और को ही दे रहे हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं 1 महीना मेहनत करने की, इससे तो शांति से बैठ जाओ घर पे। ना सही बात है, ठीक है। मैंने एक चीज देखी है जो कि मुझे बहुत अजीब लगता है ये बात, कि किसी के पास ना, ओके ऑब्वियसली हमारे पास प्लान नहीं है, ओके एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, एजुकेशन नहीं है कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। मैं एक सिंपल जिस चीज मैंने देखा है अभी इंडिया में हो भी रहा है, एक बंदा है जिसके पास एक कार है, ओके जो कि कार है मान लो 15 लाख की कार है, इंक्लूडिंग टैक्स देने के बाद 15 लाख हो जाता है। अगर 10 लाख की कार लेने हाँ, तो 15 लाख को पे करना पड़ेगा आपको, 13 से 15 लाख। 10 लाख की कार लेते तो 15 लाख आपको जाना पड़ेगा टैक्स वैक्स देने के बाद। अपने कार ले लिया, ओनर ने कार ले लिया, ठीक है, कमाल की बात मैं बता रहा हूँ, ओनर ने कार ले लिया और उसी के घर में एक काम करते हैं, ओके जो कि एक बाईसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर पाता। मैंने ऐसे भी लोग देखा, इतना डिफरेंसेस है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सही एजुकेशन नहीं है, सही सिस्टमेटिक फाइनेंशियल एजुकेशन है सर, बहुत जरूरी है सर ये होना। और अगर मेरे ख्याल से आ भी जाएगी सर, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप नेशन की ओर बढ़ता समझ रहा है, लोग समझ रहा है सोशल मीडिया की वजह से, बट हाँ सोशल मीडिया के, बट सर सोशल मीडिया ऑब्वियसली किसी चीज के अगर प्लस है तो कुछ माइनस भी है। तो हाँ, हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज, और हम आज इसीलिए मिले हैं सर। हमारा मिलने का रीजन ये है कि ये जो पर्टिकुलर सेशन है, ये जो पर्टिकुलर हमारा शो चल रहा है, वो सर है ना 10 साल के बच्चे से लेके सर 70 साल तक का है ना सिटीजन सुने, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर 70 इयर्स वाला सुन रहा है तो वो अपने ग्रैंड डॉटर को, ग्रैंड सन को वो नॉलेज प्रोवाइड करे, और 10 साल वाला सुन रहा है तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। ओके, तो मुझे कुछ ऐसे और चीजें बताओ जो फाइनेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, ओके लोग डिसीजन नहीं ले पाते, उसका क्या क्या कारण होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो सेकंड स्कैम चल रहा है, मतलब हमने 2-3 स्कैम की तो बात कर ली, एक बड़ा स्कैम और चल रहा है यहाँ पे। एक चल रहा था हमारा सेविंग अकाउंट का स्कैम, एक चल रहा था FD स्कैम, एक थर्ड बड़ा स्कैम आ गया क्रेडिट कार्ड स्कैम। और क्रेडिट कार्ड जो है ना हर किसी को मिलने लग गया है आजकल, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है वो एक एजेंट है। उसको क्या करना होता है, उसको कंपनी से एक टारगेट मिला होता है कि भाई तुझे इतने क्रेडिट कार्ड देने हैं, है ना, इस मंथ के अंदर 20 क्रेडिट कार्ड, 30 क्रेडिट कार्ड। तो वो कैसे भी करके क्रेडिट कार्ड किसी को भी पकड़ा के चला जाता है ना। बाकी उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग डाल देता है, फॉल्टी डाल देता है। नहीं तो पहले के टाइम में क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलते थे, ठीक है। तो आजकल अगर क्रेडिट कार्ड किसको मिल रहे हैं, अब क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है या आपको मिला है और आपकी एक क्रेडिट लिमिट मिल गई है 1 लाख रुपए, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए का अमाउंट है ना, और उसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और कब तक, 1 महीने तक यूज कर सकता हूँ, क्योंकि पे तो मुझे 1 महीने बाद करना है। तो वो क्या हो रहा है, उसका मिस यूज हो रहा है। चलो ठीक है, किसी ने यूज किया क्रेडिट कार्ड, मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए बनाए क्योंकि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो फंड को है ना वहां पर यूज कर सके वहां पर। सेकेंड चीज, लोग यूज कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड। अब सपोज दैट 1 महीना कंप्लीट हो गया, अब मुझे उस 1 लाख में से सपोज दैट मैंने 50,000 यूज किया है, अब 1 लाख में से 50 यूज किया है तो 50 मुझे नेक्स्ट मंथ पे करना है। और 50,000 अगर सपोज मेरे पास नेक्स्ट मंथ नहीं है तो क्रेडिट कार्ड वाले आपको 3-4 ऑप्शन देते हैं, कहते हैं या तो आप अपने जो पर्टिकुलर अमाउंट की EMI में कन्वर्ट करो। सेकंड ऑप्शन देते हैं मिनिमम पेमेंट अमाउंट, अगर आपने देखा होगा अभी आप पे करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड तो उसमें आता है मिनिमम पेमेंट अमाउंट। तो मिनिमम पेमेंट अमाउंट अगर आप पे करते हैं तो उसमें अगर 50,000 आपका अमाउंट है तो वो कहते हैं 5,000 ही पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट मंथ पे कर देना। बट लोगों को ये नहीं पता है कि आपने 5,000 तो पे कर दिया, जो बैलेंस 45,000 है उस पर आप 36% का इंटरेस्ट दे रहे हो।
कहीं जगह पे उससे भी ज्यादा। कहीं जगह पे उतने भी ज्यादा। तो मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब एक आपका फंड खत्म हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप एक ट्रैप में फंसते जा रहे हो। तो उस ट्रैप पे नहीं फंसना है, ऑब्लिगेशंस को जितना हो सके कम रखना है, लायबिलिटीज जितनी कम होगी उतना ज्यादा आप अपनी इनकम को, है ना, कवर कर पाओगे। अदरवाइज सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं है सर। आई अंडरस्टैंड। ये सेविंग करने की 3-4 चीजें हैं सर। आप मतलब एक तो आप ईएमआई में मत फंसो। नहीं यार, आप मतलब शहर में जो रहते हैं ना, हाँ अगर आजकल रील वगैरह भी देखोगे ना, उसमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई कॉर्पोरेट लगे बस पैसा नहीं है, मंथ एंड सैलरी आया 1 तारीख को, नहीं है उनके 10 पास तारीख पैसा। को पैसा खत्म। हाँ मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सर, 2-2 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बट जब उनसे 5 तारीख को पूछो कि कितना पैसा है तेरे अकाउंट में, तो वो कहते हैं 5-4 हजार रुपए है, अब महीना निकालना है। अब महीना निकालना है, मतलब उसने किया क्या 3 लाख रुपए का, मुझे समझ में नहीं आता है। तो वो चीज है आई थिंक उसका मेन रीजन हमारी स्पेंड होता है, और वही वाली बात होगी, दिखावा। हाँ बहुत सारी चीजें आती है, लोग इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा है, लोग एफर्ट नहीं कर पाते तब भी लोन लेके चीजें खरीद लेता है। नॉट ओनली फोन, वही दिक्कत है ना सर, स्पेंडिंग तो कम होती जा रही है, लायबिलिटीज बढ़ा रहे हैं अपनी, हाँ, है ना, तो डेट को बढ़ा रहे हैं बहुत। इसीलिए वो जो लोग हम सपने देखते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन ये सब चक्रव्यूह में फंसने के बाद बस आप उसके आगे नहीं बढ़ पाते। ये बढ़ नहीं सर, ये स्टेप से निकलना ही पड़ेगा। इस स्टेप से निकलने का सर सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जितना पैसा आपके पास आ रहा है, आपको अपनी आने वाली ईएमआई के लिए पे नहीं करना है, आपको पहले अपने सेल्फ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल के रख देना है वो पैसा। और ये माइंडसेट सब रहेगा ना सर, तो एक पर्सन के माइंड में ये रहेगा कि हाँ सच में मुझे सेव करना है, सब सच में मुझे उस पैसे को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो ये माइंडसेट रहकर आगे वो बढ़े, इंस्टेंट ऑफ गोइंग फॉर द लायबिलिटीज, इंस्टेंट ऑफ गोइंग फॉर द ईएमआई, ये डेट ट्रैप में नहीं फंसना है सर। ठीक है, एक लोन को पे करने के लिए इंसान दूसरा लोन ले रहा है, अरे ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है ना। तो मतलब एक लोन पे आप 12% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दूसरा लोन 14% पे ले रहे हो, तो 12 और 14 26% का तो आप ब्याज पे कर रहे हो। तो वो एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां से निकलना। फिर वहां से जो बंदा नहीं निकलता, आजकल आप देखें तो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, तो ये भी बहुत एक बड़ा रीजन है। हाँ, वही एक ही रीजन है कि हमारा दिखावा। अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये लगता है, ठीक है, मुझे ये लगता है, बट आई थिंक हमारी सोसाइटी को ये समझना चाहिए, आप जितना भी दिखावा करो ना, रियलिटी ये है कि जो आप हो वैसा ही रहते हो। तो इसीलिए अगर आपका सही स्ट्रॉन्ग है, आपका बस, मैं तो ये बोलूंगा, इवन हर बड़े बड़े कंपनीज, हर बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, सबके पास एक गाइडियन होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। और इंडिया में ना ये बहुत रेयर लोगों को पता है, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं सिंपल कंटेंट क्रिएटर की बात करें, जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर भी है ना, उसके बाद अगर वो अच्छा पैसे कमाने लगते, फिर वो फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करता है। 100% सर रखना चाहिए। एंड लोगों को फाइनेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, आपके पास अगर आपको नहीं है तो कहीं से जहां भी आपको बेस्ट पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल नीड, योर फाइनेंशियल लाइफ। ओके, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको, अगर आपका 20,000 रुपए सैलरी है ना, वो आपका हर चीज निकाल के, आपका खाने पीने, आपका चाय पीने का सब पैसा निकाल के आपको एक अमाउंट निकाल के देगा, पोर्टफोलियो करके देता है। हाँ, सर ऐसा पोर्टफोलियो देता है। अगर आप कभी, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं भी आई गॉट रियलाइज रिसेंटली 100%। मैं भी यही चीज कहना चाहता, बट मैं आपके शो पे ये नहीं कह पाया, क्योंकि नहीं तो ऑडियंस समझेगी, आप सोचोगे कि सर तो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, है ना। तो मैं ये इसलिए ही नहीं कह पाया क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है, लॉजिक्स नहीं पता है, आपको वो एल्गोरिथम नहीं पता है कि मुझे अपना फंड कैसे बचाना है, सेव कैसे करना है, तो जस्ट, है ना, आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिले। फाइनेंशियल कंसल्टेंट बहुत ज्यादा चार्ज ही नहीं करते हैं सर, दे आर नॉट चार्जिंग, मतलब दे आर लाइक चार्जिंग वेरी लेस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एक्चुअली तो इनकी डिमांड है ना मार्केट में, अभी कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ ऐसे भी तो जो आपको एडवाइस करें। हाँ, आप किसी, या तो आप अपने फ्रेंड से एडवाइस लें अगर उसको नॉलेज है, तो ये भी एक अच्छी चीज है, वहां पे आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आजकल फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन, ये बहुत सी चीजें चल रही है, वहां से आप एडवाइस ले सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे सर, ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पर आपको एडवाइस लेना जरूरी है, उस हिसाब से आपके फंड्स को एलोकेट करना आना चाहिए। जो पर्सन अपने फंड्स को एलोकेट नहीं कर पा रहा है सर, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इवन आई एम टेलिंग यू, वो खत्म हो जाएगा सर, एक दिन अपना जीरो बैलेंस पे आ जाएगा वो, ठीक है। और वो जो हर महीने हो रहा है, जो आप कह रहे थे अभी कि 5 तारीख तक सैलरी खत्म हो रही है, वो ये ट्रैप में फंस चुके हैं बस। ये नहीं होना चाहिए सर। I understand. Okay. What's the best advice you ever received in financially?
फाइनेंशियल एडवाइस? सर आज से कुछ 3 साल पहले, जैसा मैं बुक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैंने वॉरेन बफेट की एक पर्टिकुलर बुक रीड की थी, है ना, हाउ टू बिकम रिच, ठीक है। तो उसमें लिखा होता रिच इज स्कैम नथिंग, है ना। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन लिखी थी, डोंट सेव योर मनी, मतलब एक क्लियर लाइन लिखी हुई थी, डोंट सेव योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी। तो इट्स अ बेस्ट एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड, है ना, इन माय लाइफ, कि मैं अपना पैसा सेव नहीं करता हूँ, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो इट्स यही एडवाइस मैं चाहूंगा कि आप सब भी यूज करें। क्या क्या सही पे तो इन्वेस्ट करने का रास्ता है, क्या क्या होता है? सर इन्वेस्ट करने के वेज तो बहुत सारे हैं, डिपेंड कि हमारे पास फंड कितना है। अगर हम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत स्मॉल वे में, आपका एसआईपी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आजकल एसआईपी की जगह सर क्या आता है, किसी कंपनी का आप शेयर भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि 1990 में किसी भी पर्सन ने, है ना, 100 शेयर भी विप्रो के परचेज किए होंगे, 100 शेयर्स। तो विप्रो की प्राइस अभी मैं बताता हूँ प्रेजेंट में कितनी है, 400 से 500 के बीच में उस एक शेयर का प्राइस है। तो 1990 में अगर किसी ने शेयर परचेज किया होगा तो उस टाइम 90 से 60 से 90 रुपए के प्राइस होगा उसका। अब सोचो उस 100 शेयर की वैल्यू आज के टाइम में कितनी होगी। एक इमेजिन, आप एक फिगर बताओ, क्या मतलब क्या आपने प्राइस बताया कि वो 90 रुपए में था। हाँ, मतलब 60 टू 90 रुपए के आसपास होगा वो, है ना। अभी ये 500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम से लेके आज तक वो 100 शेयर्स की बात करें, आई थिंक तो आज प्राइस कितनी होगी? 5x 10x से ज्यादा, 5x 10x। हम यही सोच रहे हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख इतना रिटर्न होगा उस पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर। सर 500 करोड़ उसकी प्राइस चल रही है। अब आप थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, सर इतना कैसे हो सकता है, क्योंकि विप्रो और ऐसी बहुत सारी कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है। तो उस टाइम अगर 100 थे ना, तो अब वो शेयर्स 5000 हो चुके हैं आज के टाइम में, क्योंकि स्प्लिट कर करके शेयर्स को स्प्लिट कर करके क्या होती है, यहाँ पर अपना कंपनी मार्केट कैप बढ़ाती है। तो ये बहुत छोटा छोटा अमाउंट आप शेयर्स में डालें। आजकल स्टॉक्स के अंदर भी क्या होता है, एक ऑप्शन रहता है। मैं आपको बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, कि अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है, एक नॉर्मल सा डीमेट अकाउंट आजकल हम ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो क्या करना है, ईच एंड एवरी मंथ आपको कुछ स्टॉक उठाना है। जैसे कि मैं स्टॉक्स के नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एक एफएमसीजी सेक्टर का, जैसे आईटीसी उठा लिया, है ना, सेमीकंडक्टर से मैंने वेदांता उठा लिया। ये एडवाइस नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। तो ये कुछ स्टॉक्स उठाने हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, और उनमें हर महीने 2000 रुपए डाल के बैठ जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा पैसा इमीडिएट बढ़ेगा तो 2000 डाल के बैठ जाना। ऐसे करके आपके पास शेयर्स भी इंक्रीज होते रहेंगे, उनका वैल्यू भी इंक्रीज होता रहेगा। और आपको एक अच्छी चीज और बताऊं कि वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रहा है, ये कंपनीज डिविडेंड भी पे करती है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकालकर जिन लोगों ने शेयर खरीदा है ना, उसमें बांट देती है। अच्छा। तो वो एक अलग से प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। तो वो बेनिफिट एक और मिल जाएगा। तो छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें 50 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। अगर जिसके पास 50 रुपीज है, वो 50 रुपए का शेयर भी अवेलेबल है। और अगर जिसके पास 50 लाख है तो 50 लाख का शेयर भी अवेलेबल है। नहीं, जो नौकरी करते हैं, हाँ, नौकरी करता है उन्हीं के लिए बताया सर मैंने, कि भाई छोटा छोटा अमाउंट निकाले। अगर एसआईपी नहीं हो रही है, एसआईपी पता नहीं चल रहा है, एसआईपी नहीं जाना। मान लीजिए किसी को ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं है, हाँ, मतलब अगर इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं है, नहीं इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कहूंगा या तो स्टॉक, या तो इंटरेस्ट बिल्ड करो, या तो फिर आपको मैं सिंपल सेफ ऑप्शन बताऊंगा, गोल्ड। 2024 खत्म होने पे आया है सर, 2024 इज जस्ट लाइक टू बी एन एंड। तो 2024 के स्टार्टिंग में अंदर, 2024 के स्टार्टिंग के अंदर जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, उसको कितना परसेंट रिटर्न मिला है सर? 25% ईयर एंड तक। तो जिसने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया है ना, वो 25%, मतलब 1,25,000। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि इन्वेस्ट करना, मेरे पास पैसा ही नहीं होता है, कैसे करूं? चलिए, तो वही बात हो गई कि आपको जॉब भी दे रहे हैं और आप सैलरी भी नहीं दे रहे हो। नहीं, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे आज 50,000 रुपए सैलरी है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, पर मेरे पैसा बचता ही नहीं है। सर वही तो चीज मैंने आपको बताई, पैसा बचाना नहीं है, पैसा निकालना पहले है। मैं सेविंग के लिए, जैसे वॉरेन बफेट की एक लाइन बताई ना, डोंट सेव योर मनी, डू इन्वेस्ट योर मनी। तो आप सेव करोगे तो बचेगा, कभी नहीं बचेगा। आई एम टेलिंग यू, 10,000 वाला भी सेव कर रहा है, अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, पर वो 50,000 वाला नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। तो उसके लिए मैं इसमें ये मेंशन करूंगा कि आजकल स्पेशली आजकल की जनरेशन ना ज्यादातर डूबे रहता है पार्टी, क्लबिंग एंड ऑल। ओके, दैट्स द थिंग। मैं तो सिंपल ये बोलूंगा, अगर आप ना पर मंथ 3 बार कहीं पार्टी करते हुए, कहीं किसी के साथ कुछ प्लान होता है ना, ओके, या 2 बार होते हैं मंथ में, 1 बार करो। आप 1 बार के पैसा आप सिर्फ अपने ऊपर अपने लिए बचा के रखो एंड उसी को सही जगह पे लगाओ। ओके, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत आने वाले टाइम में इतने स्मूथ हो जाएगा ना कि हो सकता है कि जो चीज नहीं करा ना, उसकी डबल कर सकते हो।
वो ये सर सोशल बिलोंगिंगनेस आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर एक पर्सन को चाहिए मैं कहीं ना कहीं नेटवर्क बिल्ड करूँ, कहीं ना कहीं जाऊँ। अब वो सारी चीज़ें अच्छी बात है, देखो एक हिसाब से वो एक मैटर भी करता है कि आपको सोसाइटी में उठना बैठना आना चाहिए, बट उसको अपनी हैबिट बना लेना वो गलत है सर। तो वो हैबिट तक नहीं जानी चाहिए बात, वो आपको बिलोंगिंगनेस एक एरिया तक, एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ तक ही रखनी चाहिए। उसके अलावा जो पर्टिकुलर चीज़ जैसा आपने कही और जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि व्हाटएवर यू आर अर्निंग यार, प्लीज है ना, डू नॉट स्पेंड द थिंग्स, है ना, आपकी मेहनत का पैसा है, उसको ईएमआई पे मत डुबाओ, क्रेडिट कार्ड के बिल्स में मत डुबाओ, उसको पार्टीज में मत डुबाओ, उसका कुछ पोर्शन सबसे पहले निकाल के अलग रख दो और फिर जो करना है आपको अपने पैसे के साथ करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा फील होगा। जैसे कि दिन में होता है ना कि एक दिन एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑफिस गया, पूरे दिन कुछ काम नहीं किया, तो एंड में आके उसको गिल्टी फील होगा एट द एंड ऑफ डे, बट उसने बहुत अच्छे से काम किया है, प्रोडक्टिव हुआ है, तो दिन जब प्रोडक्टिव जाता है ना तो लास्ट में हमें अच्छा ही फील होता है। तो वो वाला पार्ट फील करवाना है आपको अपने पैसे के साथ भी, उस मनी को प्रोडक्टिव बनाना है सर। Okay. I hope we talk a lot of things. Okay, and I will definitely मैं हमारे ऑडियंस को, जो भी हमारे पॉडकास्ट या एपिसोड सुन रहे हैं, सबको ये एडवाइस करूंगा कि यू नो स्पेंड थोड़ा अपने लिए पैसे बचा के रखो। ओके, जो आपके आने वाले लाइफ को बेहतर बनाते हैं। तो मैं भी यही चीज कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने आप सबको बोला कि फर्स्ट लर्न देन स्टार्ट अर्निंग। ओके, तो विदाउट लर्निंग आप अर्निंग पे मत जाएं, तो फर्स्ट लर्न करें सर, और उसके बाद आप अर्निंग पे जाएं, और बाकी जो भी चीज़ें मैंने बोली है वो अपने लाइफ में, हाँ सर ने बोली है, इनपुट करें उसको, और फर्स्ट लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लर्निंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मैं अर्न कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा आपको। ऐसा मैं तो ये बोलूंगा, मैंने स्टार्ट करी थी जब ना शुरू में इन्वेस्टमेंट की बात करें, हाँ, मैंने स्टार्ट किए थे 500 रुपए में। मैं सिर्फ समझने के लिए 500 रुपए लोगों को बहुत नॉर्मल अमाउंट है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, ओके, हाउ यू हैव टू, मतलब ना कि आपको एक कहीं पे बिल पेमेंट करना है कि आपको खुद पेमेंट करना आना चाहिए। क्या है, सिंपल विथ आपके पास कार्ड है, स्वाइप मशीन में स्वाइप करना आना चाहिए, है ना, कार्ड होने से होगा नहीं। तो आपके पास पैसा है, आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद सिंपल अंडरस्टैंडिंग। मैं ये मानता हूँ दुनिया में बहुत सारे आपको शेयर मिल जाएगा मार्केट में। कौन सी चीज, जैसे कि हमारी जिंदगी से लोहा कभी नहीं जाने वाला है, ठीक है, सीमेंट हमेशा कोई ना कहीं कहीं घर में इस्तेमाल होगा। ये मेरे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। मैं इसी बेसिस पे, मतलब जो डेली मतलब अगर बात करें कोई कंपनी, ऑयल का कंपनी है, जो हम ऑयल मतलब जो हम खाते पीते हैं, वो सारी चीजें हमेशा रहेगा। जो डे टू डे का हमारा यूजेस, ये सब एक अच्छी चीज हमेशा रहेगी। हाँ, अच्छे चीजें इन्वेस्ट करने के लिए, जितना मेरे को लगता है। ओके, मैं ऐसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्वेस्ट कराऊं, एंड ऑब्वियसली जो भी है, मैंने कुछ अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिला मुझे लाइफ में, एंड आई थिंक आने वाले टाइम में मैं इसमें और ज्यादा, बाय द टाइम में बहुत कुछ आप अपना इनपुट बढ़ाने वाले हैं, इनपुट बढ़ाऊंगा, और जरूरी भी है। दिस इज गुड फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिंपली व्हाट आई मीन टू से कि मेरे को किसी कहीं से सीखा नहीं, मैंने शुरू में 500 रुपए से स्टार्ट करी थी, और बाय द टाइम मुझे काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिला कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एंड वो मुझे हेल्प करा आने वाले टाइम में मुझे एक सही डिसीजन लेने में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।